हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप सभी के डिमांड पर लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें से आज आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। उसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। इसी तरह सभी को टॉपिक वाइज डिवाइड करके हम संपूर्ण जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको कंप्लीट करा देंगे। विस्तार से पढ़ना क्यों जरूरी है, आप पूछेंगे कि मैम हम विस्तार से क्यों पढ़ें। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जिस तरह आयोग सभी परीक्षाओं में पैटर्न चेंज कर रहा है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन बनाने हैं तो हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों की डिमांड पर एक बच्चे ने डिमांड भी करी थी कि मैम आप ये कंप्लीट करवा दीजिए, प्रतियोगिता दर्पण है जो पीडी आती है मैगजीन, वो कंप्लीट करा दें, जिससे कि हमारा करंट अफेयर इसमें कंप्लीट होता चले। ठीक है, बीच में हमारी क्या तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए। आज मैंने उस पर सोचा कि हाँ, आगे जो एसआई का एग्ज़ाम भी होने वाला है और आगे जो भी और भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो अगर ऐसे हम विस्तार से पढ़ लेते हैं तो डेप्थ में पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे वो हमारे बन जाएंगे। ठीक है, इसी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण। इसमें करंट अफेयर में आज क्या शामिल करने वाले हैं हम? आज हम नेशनल इवेंट्स में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आइए सभी लोग बैठ जाइए और स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और जिसमें आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम? राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहली जो इवेंट है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, दीपों का उत्सव दीपावली अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल है। ठीक है, दीपों का उत्सव जो सभी की फेवरेट, हमारा तो फेवरेट ये फेस्टिवल है। ठीक है, दीपावली। ठीक है, ये है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, दीपावली क्या है? ये क्या है? द लाइट ऑफ फेस्टिवल। ये क्या है? दीपों का त्यौहार होता है। और जैसे कि पहले ही बताया है कि इसमें आगे पढ़ेंगे भी हम कि बुराई पर अच्छाई की विजय है, उसे बोलते हैं हम दीपावली। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध दीपोत्सव यानी दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को, ठीक है, अंडरलाइन करते चले और नोट्स भी बनाते चले, 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कई बार इंग्लिश में भी पूछा जाता है तो इसका इंग्लिश वर्जन में भी लिख लीजिए। ठीक है, सूची में शामिल कर लिया गया है। ये तो आप सभी आप जानते हैं कि घर घर दीप जलाकर रंगोली बनाकर ये मनाई जाती है दीपावली, और एक बड़े पैमाने पर ये मनाई जाती है ये फेस्टिवल। ठीक है, ये अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में लिया गया है। ठीक है, ये जितना भी आपको दिखाएंगे हम अंडरलाइन कराएंगे, सारे नोट करते चलिए क्योंकि स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, 194 सदस्यीय यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, यह पहला है अवसर था जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति की बैठक भारत की मेजबानी में हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ हुई? भारत की मेजबानी में हुई है। और पहला ये है कि यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति की बैठक भारत की मेजबानी में की गई है। ठीक है, और ये भारत में यह बैठक नई दिल्ली में लाल किला परिसर में, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, कौन सा? रेड फोर्ट है, जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है, वहाँ पे की गई है, उसके परिसर में की गई, कैंपस में। ठीक है, और इसमें अध्यक्षता किसने की है? यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है। ठीक है, यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उन प्रथाओं, ठीक है, प्रैक्टिसेस, ज्ञान, अभिव्यक्तियों यानी कि एक्सप्रेशंस, वस्तुओं एवं स्थानों को शामिल किया जाता है जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान के हिस्से के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक बड़ा समुदाय से देखते हैं। ठीक है, और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है। ठीक है, तथा पीढ़ियों से चली आ रही है विरासत के समय के साथ विकसित होती है और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। ठीक है, जैसे कि पीढ़ी दर चली आती है और आगे जैसे कि आप देखें डेवलपमेंट होगा उस तरह से वो डेवलप हो जाएगी, लेकिन ये फेस्टिवल आगे लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो ये अब समझ गए आपको कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे कहा जाता है। ठीक है, ये एक फेस्टिवल है जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और एक बड़े समुदाय से इस फेस्टिवल को मनाता है। कोई भी फेस्टिवल हो जो बहुत पर्टिकुलर जो एरिया है, पर्टिकुलर जो पर्सन है, वो हमेशा चलता आ रहा है और पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ये चलता है। ठीक है, और इसमें दीपावली है, इसमें शुमार कर ली गई है। ठीक है, किसमें किया है? ये यूनेस्को ने। ठीक है, ये सब बना लिया अपने नोट्स, आगे चलते हैं। ये करा ही दिया है कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के
यूनेस्को के 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की उपस्थिति में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित करने का निर्णय कब लिया था? 10 दिसंबर 2025 को लिया गया था। ठीक है, और ये भी एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत के 15 प्रतीक पहले से कितने हैं? 15 हैं जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हैं। ठीक है, भारत के 15 प्रतीक पहले से हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हैं। ठीक है, अब ये जो है 16 हो गया, इनकी 16वां हो गया, जो दीपोत्सव दीपावली, इसे शामिल कर लिया गया है। ये कौन सा है? 16वां इसका प्रतीक है। ठीक है, आइए हम एक एक करके इसको देख लेते हैं कौन से हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं अरेंजमेंट करने के लिए या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सूची में शामिल जो है 16 हो गए हैं, पहले 15 थे। देखते हैं कौन से त्यौहार हैं, कौन से फेस्टिवल हैं, कौन से डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं और परंपराएं हैं। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं हम जूम और चलते हैं अपने पूरे 16 एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने घटनाक्रम पर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए जो वर्ष में कब किए गए हैं और कौन सी हैं जो परंपराएं, फेस्टिवल हैं। सबसे पहले देखेंगे वैदिक जप की परंपरा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखेंगे वैदिक जप की परंपरा है, ये 2008 में से शामिल किया गया था। वेदों के मंत्रों के उच्चारण की प्राचीन मौखिक परंपरा है ये। ठीक है, जो वेद होते हैं उनके मंत्र जो होते हैं उनको उच्चारण करने की जो परंपरा है, प्राचीन जो मौखिक परंपरा है, उसे बोलते हैं वैदिक जप की परंपरा। ठीक है, ये 2008 में शामिल की गई थी। ठीक है, सेकंड नंबर पर चलेंगे, सेकंड नंबर पर कुट्टायट्टम। ठीक है, कुटियाट्टम। ठीक है, क्या है? कुटियाट्टम। ठीक है, जैसे केरल का है इसलिए इसके नाम भी इस तरह से है, कुटियाट्टम। ये भी 2008 में शामिल किया गया था। केरल का संस्कृत ये है रंगमंच है। ठीक है, केरल का संस्कृत रंगमंच है जो भारत के सबसे पुराने जीवित रंगमंच रूपों में से एक है। ठीक है, रंगमंच जानते हैं आप क्या होते हैं? थिएटर वगैरह होते हैं, उसमें कुटियाट्टम है, इसको शामिल किया गया है 2008 में। ठीक है, थर्ड नंबर पे चलते हैं रामलीला। ठीक है, रामलीला है जो 2008 में उत्तर भारत में दशहरे के दौरान आप देखेंगे, जब दशहरा होता है उसके बीच का जो समय होता है, दीपावली और दशहरे के बीच में, उस बीच में रामलीला होती है। ठीक है, तो उत्तर भारत में मोस्टली आप देखेंगे दशहरे के दौरान रामायण का जो पारंपरिक प्रदर्शन किया जाता है उसे बोलते हैं रामलीला। ठीक है, रामलीला यानी कि राम के जितना भी जीवन दर्शन पे बनाया जाता है, ये भी 2008 में शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, 4 नंबर पे है रम्माण। ठीक है, क्या है? रम्माण। ये 2009 में शामिल किया गया। क्या है ये? आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है और अनुष्ठानिक रंगमंच है। ठीक है, ये धार्मिक उत्सव है। कहाँ का है? उत्तराखंड के गढ़वाल जो जिला है, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल जिला है, वहाँ पे ये 2009 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 5 नंबर पे आ जाता है मुदियट्टू। ठीक है, मुदियट्टू ये 2010 में जैसा कि नाम है केरल से है ये। मुदियट्टू केरल का अनुष्ठानिक थिएटर है और नृत्य नाटक है। ये कौन सा? मुदियट्टू। ये क्यों किया जाता है? ये देवी काली और जो राक्षस दारिका के युद्ध पर आधारित है। वहाँ जो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच जो युद्ध हुआ था उस पर आधारित ये डांस है, ये थिएटर है मुदियट्टू। और कहाँ का है? ये केरल का है। और कब शामिल किया गया था? ये 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते 6 नंबर पे चलेंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आपको समझ लेना है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज हम उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है राजस्थान के कालबेलियाई लोक नृत्य और नृत्य। ठीक है, ये सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, कालबेलियाई डांस देखा होगा, राजस्थान गए होंगे। ठीक है, ये 2010 में शामिल किया है और सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नागिन शैली का नृत्य है। ठीक है, इसे बोलते हैं कालबेलियाई नृत्य। देखा होगा, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं वो लोग और कालबेलियाई जो डांस करते हैं, गुलाबो बाई सपेरा जो उनकी डांसर है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये किया जाता है राजस्थान के कालबेलियाई लोगों के द्वारा। ठीक है, और 2010 में ये शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, झऊ नृत्य। ठीक है, झऊ नृत्य, झऊ डांस है, ये 2010 में शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक सूची में यूनेस्को की। और पूर्वी भारत, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यानी कि पूर्वी भारत तरफ चलेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनमें मनाया जाता है ये नृत्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? मुखौटा पहन के ये किया जाता है, जिसमें महाकाव्यों की जो कथाएं होती हैं वो दर्शाई जाती हैं। जैसे कि आपने कथक देखा होगा, कथक में भी कथक मतलब होता है कथा कहना। ठीक है, डांस करते हुए किसी भी कथा को दर्शाना होता है, कथक बोलते हैं उसे। और झऊ नृत्य क्या है? ये झऊ नृत्य भी एक मुखौटा लगा के, ये महाकाव्य हैं जितने भी, उनकी कथाएं जो होती हैं उन पे ये बेस होता है। ठीक है, झऊ नृत्य। और ये कहाँ पे मोस्टली किया जाता है? ये पूर्वी भारत तरफ, जहाँ पे झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो विरासत सूची में शामिल है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ये 2012 में शामिल किया गया था।
ठीक है, ये 2012 में शामिल किया गया था। ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध ग्रंथों का पवित्र पाठ था ये, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का ये क्या है, पवित्र पाठ था, बौद्ध मंत्रोच्चार। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन की याद आ जाती है। नेक्स्ट है 9th नंबर पे है संस्कृत जो सूची में शामिल है, संकीर्तन ये 2013 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 2013 में शामिल किया गया था। मणिपुर का ये क्या है, मणिपुर का अनुष्ठान गायन है, ठीक है, मणिपुर का ये क्या है, गायन है, ढोल वादन और डांस के साथ किया जाता है, जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, आध्यात्मिक रूप से ये शामिल किया जाता है, और ये ढोलक और जो वादन यंत्र होते हैं उनके साथ डांस किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं संकीर्तन, और ये मोस्टली कहाँ किया जाता है, मणिपुर में। नेक्स्ट चलेंगे संस्कृत सूची में 10 नंबर पे है ठठेरा शिल्प। क्या है, ठठेरा शिल्प, ये 2014 में शामिल किया गया था। पंजाब के जड़ियाल, ठीक है, कहाँ पे, पंजाब के जड़ियाला गुरु में पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का हस्तशिल्प है, ठीक है, ये कोई डांस वगैरह नहीं है, ये जैसे कि नाम ठठेरा आपने पहले हिंदी की जो पढ़ी होंगी बुक्स वगैरह, ठा से ठठेरा, ठीक है, तो क्या होता था, ये पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का हस्तशिल्प है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि पीतल और तांबे के बर्तन बनाते हैं, ठठेरा शिल्प, ये पंजाब के जड़ियाला गुरु में पारंपरिक रूप से है ये, ठीक है, इसको मिला है अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है 2014 में। नेक्स्ट चलेंगे योग, 2016 में योग को शामिल किया गया है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण की यह प्राचीन भारतीय पद्धति विश्व भर में प्रसिद्ध है, योग आप लोग सुबह उठ के करते होंगे योगा, ठीक है, ये 2016 में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे 12 नंबर पे आएगा नवरोज, ठीक है, ये तो कई बार पूछा भी गया है, नवरोज है, और इससे हिस्ट्री में भी इसे बताइए कब किसने इसको स्टार्ट किया था नवरोज प्रथा को, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे नवरोज 2016 में शामिल किया गया था। पारसी समुदाय और अन्य लोगों द्वारा मनाया जाने वाला है ये ईरानी नववर्ष है, ये नई शुरुआत का उत्सव है, यह एशिया सहित मध्य पूर्व के कई देशों में मनाया जाता है, ठीक है, यह एशिया सहित मध्य पूर्व के कई देशों में मनाया जाता है नवरोज, ठीक है। और बताइए कौन से शासक थे जिन्होंने नवरोज प्रथा को स्टार्ट किया था, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट चलेंगे 13 नंबर पर आएगा कुंभ मेला, ठीक है, ये 2017 में शामिल किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम है, ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा गैदरिंग यहाँ पे होती है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। यह कहाँ पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, ठीक है, 4 जगह पे होता है ये। कहाँ पे, एक तो प्रयागराज में जो पिछली बार हुआ था, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में, ठीक है, कुंभ मेला याद रखिएगा। और कौन कौन सी नदी में वो भी बताएं, प्रयागराज में कौन, हरिद्वार में कौन सी नदी, उज्जैन में कौन और नासिक में कौन, ठीक है। 14 नंबर पे है कोलकाता की दुर्गा पूजा, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक की सूची में है कोलकाता की दुर्गा पूजा, 2021 में से शामिल किया गया है। यह उत्सव अपनी कलात्मक पंडाल और समुदाय भागीदारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप देखेंगे पंडाल जो रख के मूर्ति स्थापित की जाती हैं और 9 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद विसर्जन किया जाता है। ये सब जो प्रथा है कहाँ से आई है, ये कोलकाता से आई है, ठीक है, और ये 2021 में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15, अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल की गई है 15 नंबर पे गुजरात का गरबा, ठीक है। आप लोगों ने अगर आप गए होंगे गुजरात या फिर राजस्थान में रहे होंगे तो गरबा भी आपने खेला भी होगा, ठीक है, डांडिया और गरबा। गुजरात का गरबा 2023 में से शामिल किया है। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला ये पारंपरिक नृत्य है, ठीक है, नवरात्रि के 9 दिन तक ये होता है और सामाजिक एकता और भक्ति का प्रतीक है, ठीक है। जहाँ पे देखेंगे एक साथ सब लोग जुटते हैं और इसको एक सर्किल बना के गरबा के रूप में से खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे इसको हम पहले स्क्रॉल कर लेते हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा बच्चे। 16 नंबर पे क्या आ जाता है, दीपावली, जो भी शामिल किया गया, जैसे हम अभी बता ही रहे हैं उसको आपको, ठीक है, दीपावली को शामिल किया गया 16 नंबर पे। ये 2025 में शामिल किया गया है, ठीक है, 2025 में से शामिल किया गया है। दीपों का यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये तो आप लोग बचपन से ऐसे वगैरह लिखते आ रहे हैं, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दीपावली। दीपावली के अतिरिक्त अन्य देशों की जिन परंपराओं, कलाओं और पर्वों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की नई दिल्ली में संपन्न, कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में संपन्न अंतर सरकारी समिति की बैठक में लिया गया है, ठीक है। उनमें मिस्र का लोकप्रिय स्ट्रीट, ये भी देख लें क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेंगे, इसमें मिस्र का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड कोशरी, ठीक है, किसको भी दिया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक सूची में जो शामिल किया गया है ये है कि मिस्र यानी इजिप्ट का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है कोशरी। इराक में रमजान के दौरान, ठीक है, इराक में रमजान के दौरान खेले जाने वाला खेल कौन सा है, अल मुहैबिस, क्या नाम है, अल मुहैबिस, ठीक है। और इथोपिया के वालोइटा समुदाय का
मिफाता नववर्ष उत्सव, ठीक है, कौन सा, मिफाता नववर्ष उत्सव ये है, ठीक है। साइप्रस की प्राचीन कमांडरिया वाइन, ठीक है, ये नोट्स जरूर बना लें। साइप्रस की प्राचीन कमांडरिया वाइन। और घाना का क्या है, घाना का हाई लाइफ, ठीक है, घाना का हाई लाइफ संगीत और नृत्य, ठीक है, ये है। और चिली की सर्कस परंपराएं हैं, शामिल की गई हैं। और आइसलैंड की स्विमिंग पूल और इतावली व्यंजन इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। आइसलैंड का स्विमिंग पूल और इतावली व्यंजन, ठीक है, ठीक है। बाकी सारा आप देखेंगे। दीपावली की यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने पर देश भर में हर्ष की अनुभूति की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त करते हुए कहा है, भारत एवं विश्व के लोग इससे रोमांचित हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली हमारी संस्कृति व लोकाचार से बहुत गहराई से जुड़ी है, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने से इस पर्व की वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ गई है, ठीक है। वैश्विक जो लोकप्रियता है इसकी और बढ़ेगी ही, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप नोट्स भी बना लिए। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे चलेंगे। सेकंड जो हमारा इवेंट हुआ है, नौसेना को मिला पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत DSC A20, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये UPSC हो चाहे UPPCS हो, इसमें पूछा जाता है। नौसेना को मिला पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत है DSC A20, इसका नाम है क्या है, DSC A20, ठीक है। आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे 100% में हमें 70% 60% तो याद रह जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे अगर 60% तो उसका कितने परसेंट याद रहेगा ये आप खुद कमेंट करके बताएं, ठीक है। स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत, ठीक है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ठीक है, DSC A20 कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम TRSL द्वारा 16 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में सौंपा गया है, ठीक है। कौन सा, DSC A20। बस आपसे पूछा जाएगा DSC A20 क्या है, ठीक है, क्या है, तो क्या है, ये एक पोत है, एक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, ठीक है। और इसे 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना की, ठीक है, क्या है, समीर सक्सेना की, आगे इसको स्क्रॉल करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये देख रहेंगे आपने, ये आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, DSC A20 पोत, DSC A20 पोत, ठीक है। ये क्या है, एडमिरल समीर सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में नौसेना में कमीशन किया गया इसे, ठीक है। इस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 को नौसेना की दक्षिणी कमान में कोच्चि में ही तैनात किया, कहाँ, कोच्चि में तैनात किया गया। लगभग ये देखेंगे 390 टन विस्थापन क्षमता है इसकी और 30 मीटर लंबा यह पोत है। 2025 में नौसेना में शामिल किए जाने वाला 11वां पोत है। कौन सा, 11वां, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, क्या है, 11वां ये पोत है, यानी कि क्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट नौसेना के युद्ध पोतों, पनडुब्बियों, अन्य ढांचों की पानी के नीचे मरम्मत में भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके जरिए गोताखोर जो जहाज के प्रोपेलर, रडार, सेंसर और पाइपलाइन की जांच व मरम्मत करते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बना के UPSC में UPPCS में पूछ लेते हैं, ठीक है, कि इसका काम क्या है, ठीक है। इसके जरिए क्या करते हैं, गोताखोर जहाज के प्रोपेलर, रडार, सेंसर और पाइपलाइन की जांच और मरम्मत करते हैं। जैसे जहाज को ड्राई डॉक में ले जाएं, बगैर ही उसे ऑपरेशन क्षमता बनाए रखी जा सकती है। साथ ही से बंदरगाह क्षेत्र की सुरक्षा और सफाई भी की जाती है, ठीक है। ये आप जान गए होंगे, इसमें क्या है, बंदरगाह क्षेत्र की सुरक्षा और सफाई भी की जाती है। भारतीय नौसेना में AC, ठीक है, भारतीय नौसेना में देखेंगे, ऐसे देखेंगे 5 DSC पोत, ठीक है, 5 हैं ऐसे DSC पोत जिनकी आपूर्ति के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ अनुबंध फरवरी 2021 में किया गया था, ठीक है। इसमें पहला जो पोत है DSC 20 है, जो 16 सितंबर 2025 को नौसेना में सौंपा गया था। और जबकि दूसरा जो है A21 समुद्री परीक्षण अक्टूबर 2023 में, तथा तीसरा जो है A22 के समुद्री परीक्षण सितंबर 2025 में प्रारंभ हुए थे, ठीक है। कब हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस श्रेणी के 2 अन्य पोत कौन से हैं, A23 और A24, जो टीटागढ़ रेल सिस्टम के लिमिटेड निर्माणाधीन है, ठीक है, ये निर्माणाधीन है। अब आगे चलते हैं, आगे जो करंट अफेयर होगा, जो नेशनल इवेंट्स होंगी। थल सेना को मिली 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की दूसरी अंतिम खेप। अच्छा, इसको हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं इस तरह से, इसलिए थोड़ा आधा दिख रहा है, ओके। अब कंप्लीट दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। थल सेना को मिली 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की दूसरी अंतिम खेप, ठीक है। क्या है अपाचे, क्या है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जो भारतीय सेना के अमेरिका से, कहाँ से, अमेरिका से
3 बचे हुए अपाचे अपाचे AH-64E, ठीक है, क्या नाम है, अपाचे AH-64E, ये है अपाचे हेलीकॉप्टर। यहाँ पे दिखाया भी गया है, आप लोग एक बार देखें कि अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सेना को प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। 16 दिसंबर 2025 को गाजियाबाद स्थित, ठीक है, याद रखेंगे, गाजियाबाद स्थित। अब यहाँ पे एक और न्यूज आई है, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, पहले इसको ही पढ़ ले लें, ठीक है। यहाँ पे इसको अपाची को बाद में हम पढ़ा रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर स्क्रॉल करके आगे चलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टार लगा दे रहे हैं हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं इसे विस्तार से। राष्ट्रपति भवन की एक गैलरी में जहां ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र पहले प्रदर्शित थे, ठीक है। ब्रिटिश काल के जो सैनिक है उनके जो पिक्चर्स फोटो थी वो लगी थी, ठीक है। अब क्या है, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र अब लगाए गए, ठीक है। जो 21 परमवीर चक्र विजेता है, जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, अब वहां पे वो लगाए गए। इस गैलरी को परमवीर दीर्घा का नाम दिया गया। पहले इसे क्या बोलते थे, राष्ट्रपति भवन में क्या बोलते थे, गैलरी, राष्ट्रपति भवन की गैलरी थी। अब इसे बोलते हैं, इस गैलरी को परमवीर दीर्घा नाम दिया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर 2025 को विजय दिवस के अवसर पर किया है, ठीक है। देखेंगे 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने, ठीक है, भारतीय सेना के जो समक्ष समर्पण किया था 16 दिसंबर को, जिसके पश्चात ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इस दिन को विजय दिवस के रूप में भारत ने मनाया है, ठीक है। क्या मनाया है, विजय दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान वीरता एवं साहस के असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। भारत में अब तक 21 सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन सभी को चित्र राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा में प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा है उसका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वहाँ जो प्रदर्शित चित्र है देश के अदम्य वीरों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है और उनके बलिदानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का निर्माण गुलामी की मानसिकता से निकलकर भारत को नवचेतना से जोड़ने अभियान का उत्तम उदाहरण पेश करता है। नेक्स्ट चलेंगे, उन्होंने आशा व्यक्त की है कि स्थान विकसित भारत की भावना का एक प्रखर तीर्थ बनेगा, ठीक है। देखेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई द्वीपों के नाम भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर सरकार ने रखे थे, ठीक है। आपने देखेंगे शहीद भवन वगैरह, शहीद दिवस वगैरह। नेक्स्ट अब चलते हैं शहीद द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम अब सेवा तीर्थ है, ठीक है। नाम बहुत चेंज हो रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम अब सेवा तीर्थ है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सेवा तीर्थ, ठीक है। पीएमओ जो कार्यालय होता था उसका नाम बदलकर कर दिया है सेवा तीर्थ। ये है सेंट्रल विजिटर प्रोजेक्ट के तहत निर्मित यह परिसर अब शीघ्र ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, नया कार्यालय होगा, ठीक है, ऑफिस होगा। इस परिसर को पहले एग्जीक्यूटिव एनक्लेव नाम दिया गया था। क्या दिया था, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव नाम दिया, ये भी पूछा जा सकता है। पहले नाम क्या था इसका, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, ठीक है। इस सेवा तीर्थ को एक ऐसा कार्यस्थल बनाने की सरकार की योजना है जहां सेवा भावना की सर्वोपरि हो और राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता आकार लेगी, ठीक है। इस परिसर में सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का दफ्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेवा कर्तव्य और पारदर्शिता को शासन का आधार बनाने के प्रयासों के तहत राज्यों में राज्यपालों के आवास के नाम राजभवन से बदलकर लोक भवन करने की शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है। क्या हुआ है, राज्यों में है जो राज्यपालों के आवास का नाम राजभवन से बदलकर क्या कर दिया है, लोक भवन, ठीक है। राजभवन से क्या बदलकर कर दिया, लोक भवन, ठीक है। तथा पश्चिम इसमें देखेंगे, इसमें पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है, राजस्थान है। कई राज्यों में, इन सभी राज्यों में राज्यपालों के जो सरकारी आवास का नाम है राजभवन से बदलकर क्या कर दिया गया है, लोक भवन कर दिया गया है। ये दिसंबर 2025 से पहले सप्ताह तक किया भी जा चुका है, ये नाम बदल गया है, ठीक है। देखेंगे कि मोदी सरकार की सत्ता में आने के पश्चात राजधानी के कई स्थलों के ब्रिटिश कालीन जो नाम बदले गए हैं। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास मार्ग का नाम क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास मार्ग, याद रखिएगा, ये पूछा गया स्टेटमेंट बना के, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास मार्ग का नाम
क्या कर दिया, रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग जहां किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास मार्ग का नाम रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग जहां किया गया था। ठीक है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ तथा सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम कर्तव्य भवन किया गया है। ठीक है, एक बार देख ले, प्रधानमंत्री आवास मार्ग का नाम रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण कर दिया है, और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम कर्तव्य भवन कर दिया है। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया है। ठीक है, ये आपने नोट्स बना लिए। अब वापस चलते हैं हम अपाचे पर। ठीक है, थल सेना को मिली 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की दूसरी अंतिम खेप। ठीक है, इसका जो हम पढ़ रहे थे यहाँ तक हो गया था, क्योंकि बीच में इंपॉर्टेंट ये बताना था। ठीक है, हेलीकॉप्टर की ये कौन सी है, अपाचे है, और ये भारतीय सेना के अमेरिका से 3 बचे हुए जो अपाचे थे वो दिए गए हैं। और इसकी अगली जो न्यूज़ है उसमें चलते हैं इसको विस्तार से देखने के लिए, क्योंकि जैसे कि इसमें पहले आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इसे विस्तार से ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, पेन ले लेते हैं पहले, 1 मिनट बच्चे। ठीक है, जैसे बता रहे थे, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची अपाचे की खेप। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची। इस खेप के साथ ही हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे है, इस खेप के साथ ही अमेरिका के साथ फरवरी 2020 में हुई $600 करोड़ की डील पूरी हो गई है। ठीक है, किसके साथ हुई थी, अमेरिका के साथ हुई थी। ठीक है, इस डील के तहत कितने अपाचे मिलने थे, कितने हेलीकॉप्टर मिलने थे, 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा 2023 से ही करनी थी। कौन सी कंपनी है, बोइंग कंपनी के द्वारा करनी थी, किंतु कुछ कारणों से विलंबित हो गई थी। ठीक है, और 3 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप जुलाई 2025 में भारत को प्राप्त हुई थी, जबकि जो शेष 3 हेलीकॉप्टर थे, कौन से थे, 3 और बचे हुए थे। अब जो 16 दिसंबर को, 1 मिनट, 16 दिसंबर की, हाँ 16 दिसंबर को भारत पहुंचे हैं। ठीक है, अमेरिका के एंटोनोव AN-124 विमान के द्वारा इन्हें भारत लाया गया। ठीक है, एक एक चीज पढ़नी है। ठीक है, सेना के अनुसार देखेंगे, असेंबली ज्वाइंट इंस्पेक्शन और अन्य औपचारिकताएं जो पूरी होने के पश्चात इन्हें सेना की जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, उड़ते हुए टैंक, फ्लाइंग टैंक, ठीक है, कहे जाने वाले हेलीकॉप्टरों की पाकिस्तान की सीमा पर तैनाती से आर्मी एविएशन कोर की स्ट्राइक व टोही क्षमता को काफ़ी वृद्धि होगी। अपाचे हेलीकॉप्टर की गिनती दुनिया की सबसे उन्नत मल्टी रोल कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर में होती है, मल्टी रोल कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टरों में की जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि जो निर्देशित फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, सुरक्षित दूरी से टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और बंकरों को नष्ट कर सकती है। इस पर तैनात रॉकेट और 30 मिलीमीटर चैन गन की मदद से दुश्मन के टैंकरों, बंकरों और वायु रक्षा प्रणालियों को भेदा जा सकता है। ठीक है, यानी कि नष्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है अपाचे। ठीक है, उड़ता हुआ से टैंक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चीनी सीमा के निकट लद्दाख व अन्य पश्चिमी क्षेत्रों में ये तैनात है। जो नए प्राप्त किए गए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर थाई सेना की एविएशन कोर के लिए किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ है। नौसेना के 24, ठीक है, नौसेना के 24 सी हॉक MH-16R हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए अमेरिका से अनुबंध किया गया है। ठीक है, अमेरिका से क्या किया गया है, अनुबंध किया गया। रक्षा मंत्रालय में देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 24 सी हॉक MH-60R हेलीकॉप्टर के रखरखाव एवं प्रोन्नयन के लिए फॉलो ऑन पैकेज, कौन सा फॉलो ऑन पैकेज के तहत अनुबंध अमेरिका के साथ 28 नवंबर 2025 को किया था। ठीक है, अमेरिका द्वारा अगस्त 2025 में भारतीय उत्पादों के आयात पर 25% टैरिफ लगाने के पश्चात दोनों देशों के बीच उपजे तनाव के बीच ही अमेरिका के साथ ये समझौता किया गया था। ठीक है, 1 मिनट, अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा यहाँ पे आधा कट रहा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये समझौता रक्षा मंत्रालय किया गया था और नौसेना के लिए। बाकी इसमें देख लेते कोई इंपॉर्टेंट हो।
सी हॉक MH, ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। बाकी इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आई इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, देखेंगे भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, जो भारतीय सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय नागरिकता त्याग कर दूसरे देशों की जो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप अपनाने वालों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है लगातार। ठीक है, आप देखेंगे डे बाय डे इसमें क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे उतना ही दिया है। ओके, ठीक है, ये आप देखेंगे ब्रीफ में भारत 2025 जो घटनाएं हुई हैं उसका एक साथ तरह से दिया गया है, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, सारे हम करा चुके हैं। ठीक है, ओके, हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, पहले हम जो टॉपिक करा रहे थे उसको कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो नागरिकता की बता रहे थे हम कि सिटीजनशिप जो छोड़ी जा रही है उसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, वृद्धि का क्या सिलसिला जारी है। विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में गत 11 दिसंबर को दी गई एक जानकारी के अनुसार 2020 से 2024 के दौरान 5 वर्षों में भारतीय नागरिकता त्यागने वालों की संख्या लगभग 9 लाख रही। ठीक है, इनमें से कोविड वर्ष में देखेंगे 2020 में यह संख्या 1 लाख से कम रही है, जबकि बाद के वर्षों में यह संख्या प्रति वर्ष औसतन 2 लाख रही है। ठीक है, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों में देखेंगे इन वर्षों में भारत की जो नागरिकता त्यागने वालों की संख्या है, अभी देख लेते हैं इसके डेटा देख लेते हैं कितने कैसा है। ठीक है, 2020 में देखेंगे 85,000, ठीक है 85,256, और 2021 में देखेंगे 1,63,370, और 2022 में देखेंगे 2,25,620, 2023 का देखेंगे 2,16,219, और 2024 में देखेंगे 2,06,378। ठीक है, ये लगातार क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, जो नागरिकता त्याग रहे हैं भारतीय उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार इसमें पूरे 2011 से लेकर 2019 के दौरान 9 वर्ष में भारत की जो नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 11 लाख। ठीक है, 11 लाख अगर इंग्लिश में बोलेंगे 11,89,194। ठीक है, ये रही है, ये रेशियो है। ठीक है, ये देखेंगे इतने आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि देखी जा रही है। नेक्स्ट चलेंगे, ये आपके नॉलेज के लिए नेक्स्ट चलेंगे। सॉरी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति हेतु नया शांति कानून लागू। ठीक है, नया जो शांति कानून है वो लागू हुआ है। कौन सा हुआ है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति हेतु नया शांति कानून, यानी कि ये निजी यानी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए नया शांति कानून बनाया गया, पीस। ठीक है, देखेंगे वर्ष 2025 तक देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.9 गीगावाट प्राप्त की जा चुकी थी। ठीक है, जबकि 2047 तक यह क्षमता कितनी है, कितनी आकी गई है, 2047 तक यह क्षमता 100 गीगावाट तक प्राप्त करने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तथा देश के कुल विद्युत उत्पादन पे स्वच्छ ऊर्जा के योगदान में वृद्धि के लिए असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए भी अब सरकार ने खोल दिया है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास शांति विधेयक 2025 यानी कि सस्टेनेबल हैरिनेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025 पेश किया है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे तो उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, शांति विधेयक संसद के दोनों सदनों में दिसंबर 2025 में पारित किया गया और लोकसभा में 17 दिसंबर को तथा राज्यसभा में 18 दिसंबर को पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 20 दिसंबर को प्राप्त हो गया। विधेयक कभी भी कानून कब बनता है, पास कब होता है, जब राष्ट्रपति के
हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं, जिसके साथ ही कानून का रूप इस विधेयक ने ले लिया। ठीक है, कानून बन गया, पहले विधेयक था, कानून कब बन गया, जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, अपने अनुमोदन दे दिया। ठीक है, तथा असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश हेतु मार्ग प्रशस्त हो गया। इस नए अधिनियम के देखेंगे चलते 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम, कौन सा था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट था। 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ठीक है, ये एक्ट थे पहले जो असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विकास में बाधा बने हुए थे। ठीक है, अब रद्द हो गए ये। ठीक है, ये जो नया कानून आ गया तो इसे रद्द कर दिया गया। शांति अधिनियम यानी शांति एक्ट के चलते अब निजी कंपनियां जो होंगी, जितनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होंगी, वह संयुक्त उद्यम सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण संचालन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण संचालन व डीकमीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे संयंत्रों के संचालन में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल का एकाधिकार था पहले। ठीक है, मोनोपोली थी पहले। ठीक है, एनपीसीएल की, लेकिन अब समाप्त हो गई है। इसके बावजूद यूरेनियम और थोरियम का खनन, ठीक है, माइनिंग होती है, यूरेनियम और थोरियम का खनन, उन्नयन, हैवी वाटर उत्पादन तथा उच्च स्तर का रेडियोधर्मी प्रबंधन सरकार व सरकारी एजेंसियों के हाथ में ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि जो यूरेनियम है और थोरियम का खनन है, इनका उन्नयन करना, हैवी वाटर का उत्पादन करना, उच्च स्तर का रेडियोधर्मी प्रबंधन करना, ये सभी सरकार और सरकारी एजेंसियों के हाथ में ही रहेंगे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को इस नियम कानून के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, इस नए जो कानून बना इसके तहत क्या हुआ, वैधानिक दर्जा मिला है। किसको मिला है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संसद, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संसद में शांति विधेयक का चर्चा के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश ने लगभग 9 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता की 2025 के अंत तक प्राप्त की है। कब तक, 2025 तक 9 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है वो प्राप्त कर ली 2025 में। ठीक है, जबकि 2032 तक इसे 22 गीगावाट तक ले जाना है और 2037 तक 47 यानी कि 47 गीगावाट ले जाना है और 2042 तक इसे 67 यानी कि 67 गीगावाट तक ले जाना है और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये सारा स्टेटमेंट में एक बार यूपीएससी में पूछ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से डिट्टो पूछे, ये मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस तरह से पहले था तो पूरी तरह से स्टेटमेंट बना के पूछ लिया गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं यूपीएससी के इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, आपको अवेयर करने के लिए होते हैं। ठीक है, कई बार हम जबरदस्ती उसमें खामी ढूंढते हैं कि ये कहीं गलत है। ठीक है, लेकिन अगर हमने वो पढ़ा है, अगर उसे हमने विस्तार से पढ़ा है तो फिर हम वो उसे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ है, क्या पता है हमने आपको 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 10% पूरा करेगा। ठीक है, देखें जो एनर्जी जो रिसोर्सेस हैं, जो एनर्जी से जो अपनी नीड्स हैं, उनको 10% इससे पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई व डिजिटल अवसंरचना द्वारा संचालित ऊर्जा मांगों को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा मदद करेगी, क्योंकि अन्य अनियमित स्रोतों को विपरीत 24 घंटे विश्वसनीय व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको एक बार आप फिर से दोबारा से पढ़ लें। ठीक है, दोबारा से फिर से इसे पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहीं आपको ऐसे लगे इसलिए हम थोड़े आपको इस तरह से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, जिससे आप एक बार इसे दोबारा से पढ़ लें। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से देख लें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इवेंट है, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है बाहुबली LVM-3 रॉकेट द्वारा अमेरिका के ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का प्रक्षेपण, भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, यानी कि भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है बाहुबली। ठीक है, नाम भी जैसे रखा गया, बाहुबली LVM-3 रॉकेट द्वारा अमेरिका के ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। नए वर्ष 2026 के आगमन से एक सप्ताह पूर्व 24 दिसंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि उस समय अपने नाम की जब उसने सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यानी कि LVM-3M6 के जरिए, क्या है, LVM-3M6 के जरिए 6100 किलोग्राम वजन वाले अमेरिकी संचार उपग्रह यानी कि ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण कर, ठीक है, उसकी वांछित लो अर्थ ऑर्बिट में, एक मिनट यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करेंगे, बस अब कंप्लीट होने जा रहा है हमारा। ठीक है, पेशेंस बना के रखें आप लोग। ठीक है, जो वांछित लो अर्थ ऑर्बिट लियो, ठीक है, लियो बोलते हैं, वांछित लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिए है।
इसरो के अनुसार 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो गया। लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी वांछित लो लियो LEO, ठीक है, लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित हो गया। ठीक है, देखेंगे 6100 किलोग्राम का यह उपग्रह भारत की धरती से लॉन्च किया गया। अब तक सबसे भारी उपग्रह है। ठीक है, सबसे भारी उपग्रह है। इसरो देखेंगे, इससे पूर्व इसरो ने जिस सबसे भारी CMS-03 उपग्रह जिसे GSAT-7R भी कहा जाता था, इसका प्रक्षेपण भारतीय नौसेना के लिए 2 नवंबर 2025 को किया गया था। ठीक है, उसका वजन कितना था? 4400 था। इसका कितना है? 6100 है। ठीक है, तो ये ज़्यादा भारी है। प्रक्षेपण देखेंगे इसका जो भारत के बाहुबली रॉकेट से किया गया है। LBM-3 का 5वां ऑपरेशनल मिशन है। LBM-3 M5, जबकि अमेरिका के संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण बाहुबली LBM-3 का 6वां ऑपरेशन मिशन है। यह प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL व अमेरिका के स्थित SST स्पेस मोबाइल के बीच हुआ है। ठीक है, ब्लूबर्ड सैटेलाइट को अमेरिका की ST स्पेस मोबाइल कंपनी ने बनाया है। ठीक है, ब्लूबर्ड सैटेलाइट को अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी ने बनाया है। काफ़ी उन्नत किस्म की एक सैटेलाइट है। ठीक है, और ये है डायरेक्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क या मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। ये क्या कराएगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी उन्नत किस्म का यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से डायरेक्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क या मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इस सैटेलाइट के जरिए मोबाइल टावर के बिना ही सीधे फ़ोन पर इंटरनेट चलाने के साथ साथ कॉल किया जा सकेगा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। ठीक है, और आप लोग कहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं। GSAT-7R के प्रक्षेपण से पूर्व 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण इसका चौथा मिशन था, जबकि इससे पूर्व चंद्रयान-2, GSAT-19 और GSAT-29 के प्रक्षेपण की इसके जरिए किए गए थे। अपने शक्ति के कारण बाहुबली के रूप में विख्यात LBM-3 को ही पहले क्या बोलते थे? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV कहा जाता था। ठीक है, किसे कहा जाता था? LBM-3 को ही पहले जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये हम पढ़ा चुके हैं, GSLV कहा जाता था। इससे अनुसार भारत के अगले चंद्रयान मिशनों के लिए LBM-3 का ही उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगले जो चंद्रयान मिशन होंगे उनके लिए LBM-3 का ही उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी इवेंट होगी जो कौन सी होगी? ठीक है, बस कंप्लीट है, बस एक पेज और है बाकी, और फिर हम अपने कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है IPL व WPL 2026 संस्करणों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। ठीक है, देखते हैं। IPL और WPL के लिए जो 2026 के संस्करण हुए उसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई है। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के तत्वाधान में देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग IPL। ठीक है, जो 19वां संस्करण हुआ 31 मई 2026 को खेला जाना है। ठीक है, ये 26 मार्च से 31 मई तक 2026 को खेला जाना है। इसकी 10 टीमों ने कुल मिलाकर 173 खिलाड़ी अपने अपने पास बरकरार रखे, जिनमें से 49 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि 77 रिक्त स्थानों के लिए खिलाड़ियों की जो नीलामी है 16 दिसंबर 2025 की संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में की गई है। लगातार तीसरा वर्ष था जब IPL के लिए नीलामी की गई है। ठीक है, आइए इसको स्क्रॉल कर लेंगे, फटाफट करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, नीलामी कहाँ पे हुई? विदेश में हुई है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, यह नीलामी दुबई में 2025 में सऊदी अरब में जिद्दा में हुई थी और 77 खिलाड़ियों के लिए नीलामी खर्च करने के लिए सब बनाए गए थे। एक बार इसे आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, इतना इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नीलामी के लिए सर्वाधिक देखेंगे 64.30 करोड़ पर्स कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के पास था, जबकि उसके पास 13 खिलाड़ियों उनके 6 विदेश सहित स्थान उपलब्ध किए गए थे। ठीक है, 6 विदेशियों सहित जो स्थान थे। ठीक है, ठीक, एक बार बस यहाँ पे हम देख लेंगे IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले है कैमरन ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। ठीक है, 25.20 कोलकाता मतलब करोड़ में ये नीलाम हुए हैं। टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। ये नीलाम कहना ही मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है, नीलामी नाम की क्या चीज़ है ये। ठीक है, सेकंड है मथिसा पथिराना, ये श्रीलंका से हैं। थर्ड पे है कार्तिक शर्मा। ठीक है,
4th पे है प्रशांत वीर, और 5th पे है लियम लिविंगस्टन, और 6 पे है मुस्तफिजुर रहमान, 7 पे जॉस इंग्लिश, 8 नंबर पे आकिब नबीधर, और 9 नंबर पे रवि बिश्नोई, और 10th नंबर पे वेंकटेश्वर अय्यर। ठीक है, ये रॉयल चैलेंजर्स हैं। इनके ये कितने रुपए में हुई है ये आप लोग देख लें। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने मुँह से नीलाम कहना किसी चीज़ को, ठीक है, उनकी प्रतिभा को नकारना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कैमरन ग्रीन है। ठीक है, कैमरन ग्रीन है। यहाँ पे चलेंगे, अब नेक्स्ट अपने इवेंट पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं अपने, इम्पोर्टेंट होगा तो वो हम करा देंगे। ये दीप्ति शर्मा है, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा, ठीक है, सबसे ये इधर से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हम एक बार करा ले रहे हैं। ठीक है, दीप्ति शर्मा है। WPL 2026 के लिए नीलामी में सर्वाधिक मूल्य पाने वाली 5 खिलाड़ी हैं, दीप्ति शर्मा है। ठीक है, ये 3.20 करोड़ यूपी वॉरियर सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी हैं, कुल मिलाकर सबसे महंगी हैं। ठीक है, फिर अमेलिया केयर है, न्यूजीलैंड से है, 3 करोड़ है। फिर शिखा पांडे हैं जो 2.4 करोड़ है। फिर शॉफी डिवाइन है, फिर मैगडीन है। ठीक है, महिला उस खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पर। परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात में, परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल प्रक्षेपण। ठीक है, परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, भारत ने अपनी सामरिक परमाणु शक्ति में और अधिक मजबूती गत दिसंबर माह में उस समय प्रदान की जब परमाणु शक्ति संपन्न K4 बैलिस्टिक मिसाइल K4 SLMBM का एक और सफल प्रक्षेपण स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया है। ठीक है, 3500 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइल का सफल प्रक्षेपण 23 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम पे बंगाल की खाड़ी के तट के निकट किया गया है। यह परीक्षण स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया है। दूसरा परीक्षण था इसका है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा INS अरिघात से ही ऐसा पहला परीक्षण नवंबर 2024 में विशाखापत्तनम के तट के निकट किया गया था। ठीक है, समुद्र के भीतर से मार करने वाली इस मिसाइल के पहले के परीक्षण डूबी हुए पेंटून से किए गए थे, और 23 दिसंबर 2025 को पनडुब्बी से किए गए परीक्षण मिसाइल ने अपनी पूरी मारक क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इस सफल परीक्षण से भारत ने अपनी न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता को और भी गहरा बना दिया है। ठीक है, और गहरा और विश्वसनीय बना दिया है। ठीक है, और एक बात और बताते चलें आपको, आधा आधा तो ये लिख लेते हैं, बीच में इम्पोर्टेंट दे देते हैं, आधा आधा सा लिखते हैं और बीच में क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे देते हैं, क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पहले हम आपको दिखाते चले उसका कि DRDO द्वारा जो विकसित K4 मिसाइल है उसको शीघ्र भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना भी बताई गई है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट अच्छा, एक ये मुख्य न्यूज आई है बीच में, देखें तथ्य एक दृष्टि में। ठीक है, तथ्य एक दृष्टि में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न राज्यों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता। ठीक है, कौन सी है, विभिन्न राज्यों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना है एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य है। योजना प्रारंभ होने वाला वर्ष है और मासिक सहायता जो है दी जाती वो है। पहली भी योजना है YSR चयुथा। ठीक है, YAR चयुथा, ये आंध्र प्रदेश की, जैसा कि नाम है आंध्र प्रदेश की है, और 2020 से स्टार्ट की, इंपॉर्टेंट है हो जाता है। ठीक है, 2020 से स्टार्ट हुई थी योजना, और देखेंगे अच्छा 18,750 मासिक सहायता दी जाती है इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यार, है ना।
18,750 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे लक्ष्मी भंडार योजना। ठीक है, लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ऐसी सहायता मिलती नहीं तो उसमें मुझे अजीब से लगा कि कहीं मैं गलत नहीं पढ़ रही हूँ। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की 2021 में शामिल की है। इसमें 1,000 से 1,200 रुपए, देखा ना, इसमें 1,000 से 1,200 रुपए, और ये 18,000 की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओरनोदोई योजना। कौन सी है? ओरनोदोई योजना, ये असम की है और 2021 में शामिल है। ये 1250 इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, 1250 रुपए इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। महालक्ष्मी योजना देखेंगे, तेलंगाना की है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट्स बना लें। ठीक है, महालक्ष्मी योजना है, तेलंगाना की है और 2023 में इसे प्रारंभ किया गया था और 25 रुपए इसमें दिए जाते हैं। गृहलक्ष्मी योजना है, कर्नाटक की है, ये 2023 में से प्रारंभ किया गया था, 2,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, 2023 में प्रारंभ की गई तो 1,500 रुपए इसमें दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश देख लो हाईएस्ट है। ठीक है, और कलिगनार मगलीर उर्माई थित्तम। ठीक है, कलिगनार मगलीर उर्माई थित्तम KMUT तमिलनाडु की योजना है, 2023 में प्रारंभ की गई थी। 1,000 इसमें प्रति मासिक सहायता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड की है। मैया सम्मान योजना झारखंड की है। 2024 में, एक मिनट क्या ही कर लिया, 2024 में इसे प्रारंभ किया गया था। 25 रुपए इसमें सहायता दी जाती मासिक। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की, जैसा कि नाम से है। माझी कहाँ का है? माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र के 2024 में इससे प्रारंभ किया गया था। 1,500 रुपए मासिक सहायता है। सुभद्रा योजना है, उड़ीसा की है, 2024 में प्रारंभ की गई थी। 833 रुपए मासिक सहायता दी जाती है। महतारी बंधन योजना है, ये छत्तीसगढ़ की है और 2024 में सभी योजनाएं आ चुकी हैं। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ की है, 2024 में शामिल यानी कि प्रारंभ की गई थी और 1,000 रुपए इसकी मासिक सहायता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लाडो लक्ष्मी योजना, हरियाणा की है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की है और 2024 में प्रारंभ की गई थी। 21 रुपए मासिक सहायता इसमें दिया जाता है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना है, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की है और 2024 में प्रारंभ की गई थी। 1,500 रुपए इसमें मासिक सहायता है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली की है। ठीक है, 2025 में प्रारंभ की गई थी और 2,500 रुपए इसमें मासिक सहायता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार का है और 2025 में शामिल की गई थी और इसमें देखेंगे 10,000 मासिक सहायता दी जाती है। ठीक है, इसमें देखेंगे अच्छा प्रारंभिक राशि है, अगर है प्रारंभिक राशि में, प्रारंभिक जो राशि है 10,000 रखी गई है और वार्षिक राशि में 1 वर्ष दिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये गलती हुई, मासिक सहायता नहीं है ये अगर 1+ लगा हुआ है, स्टार लगा है तो 1850 यानी कि 18,750, ये मासिक नहीं है, वार्षिक सहायता है। ठीक है वार्षिक सहायता है। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक राशि है, ये देखेंगे अगर 2 स्टार लगे हुए हैं तो प्रारंभिक राशि 10,000 रुपए है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, बस हाँ यही पेज है, बाकी और कोई आगे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है लड़ाकू विमानों में उड़ान के पश्चात नौसेना की पनडुब्बी INS वाकशीर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की समुद्र में यात्रा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में और करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी दिख रही हैं आपको, INS वाकशीर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, दिख रही हैं ये। ठीक है, INS इस तरह से टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनके सम्मान के खिलाफ होगा। ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे कि राष्ट्रपति ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दिख रही है महामहिम। ठीक है, एक तरह से प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए। ठीक है, देखेंगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, सॉरी एक मिनट। ठीक है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तभी अभी जानते हैं सभी लोग राष्ट्रपति क्या होते हैं, तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, इनमें देखेंगे तो दिसंबर माह में कर्नाटक यात्रा के दौरान भारत नौसेना के कारवार बेस पर, ठीक है, कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वाकशीर, कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वाकशीर में यात्रा की है। ठीक है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी लगभग 2 घंटे की समुद्री यात्रा में उनके साथ थे। ठीक है, उनके साथ थे। ठीक है, देखेंगे नौसेना की वर्दी पहनकर, जैसे कि वर्दी में दिख ही रही है वो, ठीक है, कि वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने इस भ्रमण के दौरान पनडुब्बी के चालन दल से बातचीत की तथा परिचालन में देखे। ठीक है, परिचालक भी देखे। INS वाकशीर कलवरी क्लास की 6ठी अंतिम पनडुब्बी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। INS वाकशीर कलवरी क्लास की 6ठी अंतिम पनडुब्बी, जिसे जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है,
INS वॉकशीर में यात्रा करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछ भी सकते हैं वॉकशीर, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी ने इसमें यात्रा की है। उससे पूर्व फरवरी 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की थी। ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू पहले किसने की थी? APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू ने इससे पूर्व नवंबर 2024 में विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर सवार होकर नौसेना के एक परिचालन प्रदर्शन को देखा था। इसके अतिरिक्त जो भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली वह भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति रहते हुए 7 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ान उन्होंने भरी थी। उनमें किसमें? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में। ठीक है, बाद में 2025 में INS वॉकशीर पनडुब्बी में भ्रमण करने से पूर्व 29 अक्टूबर को वायुसेना के अंबाला केंद्र से लड़ाकू विमान राफेल में भी उन्होंने उड़ान भरी थी। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने उड़ान भरी थी। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो गए हमारे घटनाक्रम। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो हमने छोटी हुई हो और हमने नहीं कराई हो। ठीक है, ये जो करंट अफेयर था, घटनाक्रम था, नेशनल इवेंट्स थी। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम फरवरी माह का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है कि आपके कोई भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और अगर आपको जो आज पढ़ाया इससे अगर पूछा जाएगा तो आपका तो नहीं छूटेगा। ठीक है, ये तो गारंटी हम देते हैं। बाकी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे मैंने कहा दोबारा से देखने के लिए तो उसे दोबारा से भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमने तो सारा कंप्लीट करवा ही दिया है और नेक्स्ट ऐसी तरह से हम ये पूरी जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, पूरी जो प्रतियोगिता दर्पण है इसको हम कंप्लीट करा देंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि एक बार में लेके आएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, फिर बच्चे कोई नहीं देख पाते उनको। ठीक है, इस तरह से ये पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों के दिमाग से खेलना होता है। अगर पढ़ाना है तो टॉपिक वाइज उसे कराइए, जिससे बच्चे कम समय में उसे देख भी सकें और याद भी रख सकें। ठीक है, इसलिए इसी सीरीज में लेके चलेंगे, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में लेके आएंगे विस्तार से और प्रतियोगिता दर्पण को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताएं। बीच में हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिससे कि 10-15 दिन हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे, उठ नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास 1-2 बार बीच में लेने की कोशिश करी है। फिर वॉल्यूम कैसी भी गई है नहीं पता मुझे, लेकिन क्या करें, आपको जो प्रॉमिस कर दिया वो कंप्लीट करेंगे और ज्योग्राफी बहुत ही शीघ्र हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम कहती रहती करती नहीं है। बच्चे बताएं क्या कि इस समय जो 2026 में पता नहीं क्यों इतनी इमरजेंसीज आ रही हैं हमारे पास, क्यों हम कभी खाली नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे लग रहा है जैसे कि अभी मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाने जाना होता है तो वो होता है, उसके बाद जैसे स्टार्ट भी कर देंगे हम। ठीक है, आपका ज्योग्राफी करंट अफेयर और ज्योग्राफी जो कॉन्सेप्ट का वाला क्लास है वो सारी हम स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास होगी, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, ये हमारा प्रयास सही रहा या नहीं रहा इस पे कमेंट जरूर करें। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। और रिवीजन करते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो समझ में ना आए तो कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।